से पहले कि जो 3 क्लास है वो नहीं लिए तो पहले उन क्लासों को ले लीजिए। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करने वाले प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, यानी कि हम किससे जान सकते हैं कि जो प्रशासन होता है, यानी कि प्राचीन समय में जो प्रशासन अधिकारी होते थे वो किस प्रकार से जो अपना राष्ट्र उसको चलाने के लिए कौन कौन से राष्ट्र के साथ साथ में वो कौन कौन सी चीज़ों को वो लिख कर रखते थे, यानी कि शासन को कैसे चलाया जाए उन चीज़ों को। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे कुछ नियम वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनको नियमों को बनाकर उनको किसी एक निर्धारित स्थान पर रखा जाता है और उन्हीं नियमों के अनुसार हमारा देश का शासन चलता है। ठीक उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आ चुके थे तो उन्होंने भी यहाँ पर आकर, हमारे पहले राजा महाराजा थे तो वो ऐसे नियमों को भी बनाकर चलाते थे। तो लेकिन उस समय पर यदि देखा जाए तो नियम जो थे वो ऐसे नहीं थे कि बनाकर लिख लिए गए हैं, तो पहले अपनी मनमर्जी से चला करते थे। तो धीरे धीरे परिवर्तन आया, अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। जब उनको लगा कि हमें नियम, यदि हम यहाँ से चले जाएंगे तो आपको पता है, अभी हमने पिछली अध्याय में पिछली जो क्लासें थी उसमें पढ़ा था कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों को ऐसा लोग मानते थे, वो मानते थे कि ये जो भारत के लोग हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। तो जब उन्होंने ये सा मान लिया था तो उनको लग रहा था कि यदि हम यहाँ से चले भी जाएंगे या फिर किसी को भी सत्ता पर शासन करना है या इन पर राज्य करना है तो उसके लिए कुछ नियम वगैरह बनाए जाने चाहिए। ठीक उसी प्रकार उन्होंने जैसे जैसे कोई भी अच्छा नियम होता तो उसको लिखकर वो किसी एक निर्धारित स्थान पर रखते थे। अब इसमें तो उसी हिसाब से पढ़ते थे। वो प्रशासन अभिलेख तैयार करता था। जो प्रशासन होता था, प्रशासन, हम प्रशासन को समझ सकते हैं कि जो सरकार है उसी को हम प्रशासन कह रहे हैं। मतलब कि हम किसी शासन को चला रहे हैं या किसी देश को चला रहे हैं तो जो उस पर राज्य कर रहा है वही एक प्रशासन है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम माने तो हम राजा को मान सकते हैं कि वो एक राजा प्रशासन है। अब उस राजा के बाद में यदि कोई दूसरा राजा बनता है तो वो ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा कि उसका शासन को संभालने के लिए दूसरा आएगा, तो अब उसमें वो शासन को चलाएगा कैसे, तो उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते थे, कुछ लिखा जाता था, वो लिखकर इसे एक स्थान पर रखे जाते थे। ठीक है, देखो इसी प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया था। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सभी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता ठीक ही चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर एक निर्देश, हर एक योजना, नीतिगत फैसले, समुचित जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। और अंग्रेज ये मानते थे कि यदि कोई शासन कर रहे हैं, यदि कोई देश पर कोई शासन कर रहा है तो उसको उनको साफ साफ तरीके से उनको लिखना होता था। ये अंग्रेज ऐसा मानते थे कि जो भी फैसला लिया जाएगा, जो भी कुछ फैसला सुनाया जाएगा किसी के पक्ष में या कोई नियम लगाए जाएंगे तो उनको लिख कर रखना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे अंग्रेज। ऐसा करने के बाद में चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन संस्कृति पैदा हुई थी। और जो हमारे यदि कोई बात हो जाती है, किसी पर वाद विवाद करना है, किसी पर तर्क वितर्क करना है, तो यदि कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो उस पर हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक तरह से एविडेंस या सबूत मिल सकता है हमारे पास में। तो अंग्रेज ऐसा मानते थे कि जो भारत के लोग हैं यदि इन पर कुछ भी शासन करना है या इन पर कुछ बातों को लेकर तर्क वितर्क करनी है तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि उन चीज़ों को लिख कर रखना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर क्या किया, उनको लिखकर एक तरह से उनको सजाकर, या हम कह सकते हैं उनको लिखकर किसी एक जगह पर अभिलेखागारों में उनको रखने लगे थे। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। और अंग्रेज जानते थे कि हो सकता है कोई भी घटना हो जाए और उस घटना को बाद में हमें देखना पड़े तो वो याद कैसे रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई घटना होगी उसकी जानकारी के लिए हमको सबसे पहले उस चीज़ को हमको एक तरह से लिख कर रखना पड़ेगा। तो ये लिख कर रखते भी थे। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दी। अब हुआ ये नतीजा कि जो अंग्रेज थे और अंग्रेज अधिकारियों ने जितने भी उनके कार्यालय थे जिन पर वो राज्य करते, जहाँ पर वो बैठते थे, वहाँ पर उन्होंने अपने आप में क्या करना, अभिलेख कक्ष बनाए। मतलब कि जिस जगह पर लिखने का काम किया जा सकता है तो ऐसे कक्ष बनाए उन्होंने। जैसे हम कह सकते हैं आज के टाइम की लाइब्रेरी, तो उन्होंने लाइब्रेरी बनाई। और तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड्स रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार या अकाई संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। अकाई जिसको हम बोलते हैं ना अभिलेखागार, उसी को उन्होंने अकाई बोला था। और ये जो अकाई होते थे, जो अभिलेखागार होते थे, ये हर जगह पर अंग्रेज अधिकारी के जितने भी दफ्तर थे उन सभी अंग्रेज अधिकारी के दफ्तरों पर उन्होंने अकाई बनाना स्टार्ट कर दिया, अभिलेखागार बनाना स्टार्ट कर दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों का आप आज की अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भी
भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती मामलों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई गई। अब हुआ ये कि हमने जैसे मैंने कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे बना लिए हैं, तो अब उस रिकॉर्ड्स को किसी दूसरी जगह पे भेजना है, तो मेरे पास तो वो एक ही है वो बना हुआ रिकॉर्ड्स। मान के चलो मेरे पास कोई एक बुक है, अब वो उसमें कुछ मैंने नियम बना के रखे हैं, तो उसको मुझे किसी दूसरे के पास में भेज दिया, तो यदि मैंने वो नियमों की बुक दी और उसके पास में भेज दी, तो मेरे पास में तो कुछ बुक्स रहने वाली नहीं है, तो मेरे पास तो जितने भी नियम मैंने बनाए वो तो सब निकल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी प्रतिलिपियां बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उसको दूसरी है वो, मतलब हम कह सकते हैं उसकी फोटोकॉपी आज के टाइम की। तो हमने क्या उस समय पर उन्होंने क्या किया कि उसकी फोटोकॉपी बनाकर रखना स्टार्ट कर दी, उनकी प्रतिलिपियां बनाई, उनको लिखवाया, क्योंकि फोटोकॉपी मशीन तो होती नहीं थी, तो दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से, उनसे जितने भी वहाँ के और जो काम करते थे उनसे सभी से उन्होंने उनको लिखवाया, और उनकी जो फोटोकॉपी थी, जो प्रतिलिपियां थी, उनको वहां पर भेजना स्टार्ट कर दिया था। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते थे, और उन्होंने खुशनसीब के माहिर लिखते थे। देखो इसमें एक शब्द आया खुशनसीबी। खुशनसीबी किसे कहते हैं? खुशनसीबी उनको कहते हैं जो अच्छे से लिख सकते थे, मतलब सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने वाले थे, उनको खुशनसीबी कहा जाता है। तो वो माहिर लिखते थे। खुशनबीसी और या सुलेख नबीसी ऐसे लोग होते जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई जो काम था वो धीरे धीरे तकनीक फैलने लगा था, और धीरे धीरे क्या हुआ था कि 19वीं सदी आते आते उन्होंने हम कह सकते हैं कि जो 19वीं सदी थी, उस 19वीं सदी के आते आते उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि जो छपाई खाने थे वो धीरे धीरे बढ़ना, जो छपाई खाना था वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही के दस्तावेजों की कई तरह की प्रतिलिपियां बनाई जाने लगी, और धीरे धीरे हुआ ये कि जो प्रतिलिपियां थी, जो नियम बनाते थे, तो वो नियमों को उन्होंने अलग अलग नियमों के साथ साथ में उन्होंने बहुत सारे प्रतिलिपियां छापना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में आता है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का मतलब होता है जांच करना। तो अब देखो अंग्रेज अधिकारियों ने ये तो नियम तो बना लिए, उनको लिख कर रख लिया, अभिलेखागारों में रखा था और खुशनसीबों द्वारा उनको लिखवा लिया गया था। उसके बाद आता है सर्वेक्षण का महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों का विश्वास था कि अंग्रेज किसी देश की अच्छी तरह शासन सत्ता चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है, और ये हम जानते भी है कि हम जब किसी चीज के बारे में कोई चीज जाननी होती है तो उसके पहले उसको पूरी तरह से निरीक्षण करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका सर्वेक्षण करते हैं। तो अंग्रेजों को भी ऐसा लगा था कि यदि हमें पूरे देश भारत पर शासन करना है तो हमें इसका सर्वेक्षण करना पड़ेगा, मतलब कि इसमें जाकर हमको वहाँ क्या कौन सी मिट्टी है, कैसी क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के राजा कैसे हैं, तो इन सभी के बारे में हमको जानना भी आवश्यक है। तो लोग क्या करने लगे, वो जब जाने लगे 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे, और उन्होंने घूम घूम कर जितने भी जगह थी वहां पर उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा, लोगों को भेजा, खुद गए और वहां पर वो सर्वेक्षण किया, और वहां पर जाकर उन्होंने एक नक्शा तैयार करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जहाँ की जो जिस जगह पर जाते वो सर्वेक्षण करते, उस जगह पर वो नक्शा तैयार करके लेके आते थे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इनके सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां पर मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। उन्होंने क्या किया कि वो जो लोग थे वो सर्वेक्षण करने जाते, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उन सारी चीज़ों का वो पता लगाकर उसका एक नक्शा बनाकर उनको अपने पास में रखते थे। 19वीं सदी के आखिर तक हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, और 19वीं सदी के बाद में तो लोगों को गिनने भी जाना लगा, जैसे हम बोलते हैं जनगणना, यानी लोगों की गणना की जाने लगी थी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्रगति वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे स्थानों पर किए जाने लगे। और देखो जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ पे आते हैं ना सर्वेक्षण करने के लिए, जो अभी 2026 के अंदर जो जनगणना चल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे आएंगे, आकर आपसे सब चीज़ पूछा, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा भी जनगणना की जा रही है, जिसमें आप सभी चीज़ें पूछी जाएगी। भाई आपके घर में गैस कनेक्शन है, या आपके लाइट बिजली कनेक्शन है, मकान है या कच्चा है, पक्का है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, वही 2 व्हीलर है, जो भी है, तो उन सारी चीज़ों की तो उसी प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों ने 19वीं सदी में ऐसा स्टार्ट कर दिया था। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता है। अब देखो रिकॉर्ड्स जो होते हैं, तो रिकॉर्ड्स जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड्स के बिना हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। मतलब हम जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा अभी का जो स्तर है वो पहले की अपेक्षा हमारा कैसे, जैसे मान सकते हैं कि जनसंख्या थी वो पहले कितनी थी, 111 करोड़ थी, अब 123 करोड़ हो चुकी है। तो जो जनसंख्या का आंकड़ा है उसको हमको उसके रिकॉर्ड्स देखना जरूरी है, और वो रखना भी जरूरी है। उनसे क्या पता चलता है, क्योंकि हमें इस आंकड़ों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो पहले की अपेक्षा में अभी कितना परिवर्तन हुआ है, उन चीज़ों की हमको जानकारी मिलती है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता
लगा सकते हैं, फिर भी इस बात का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद में भी इन किन चीज़ों की बनाए रखना चाहते थे। और जो अधिकारी होते थे वो हमेशा रिकॉर्ड्स रखते थे, क्योंकि बिना रिकॉर्ड्स के वो कोई भी शासन नहीं स्थापित नहीं कर पा सकता और अच्छे से शासन को नहीं चलाया जा सकता। जैसे अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जो आप पढ़ रहे हो तो वो थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में रह सकता है यदि आपने लिखा नहीं तो। जैसे अभी आप यदि सुन रहे हो केवल, तो ये सुना हुआ कुछ समय के लिए याद रह सकता है, बाकी इसको यदि आपको लंबे समय तक रखना है तो लंबे समय के लिए आपको लिख कर रखना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों ने भी अपने रिकॉर्ड्स बनाई और उन्होंने अपने नियम वगैरह उनको बनाकर लिखा। लिखने के बाद में इन रिकॉर्ड से हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी कार्रवाइयों में क्या वजह हुई। और यदि हम रिकॉर्ड्स रखते हैं तो वो हमारे बारे में जानकारी, हमें तथ्य हमें पूरे उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि हम आने वाले टाइम में हम उनको परिवर्तन में देख सकते हैं कि हमारे कितना बदलाव हुआ या पहले की स्थिति कैसी थी, अभी की वर्तमान स्थिति कैसी है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हमें ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित हो जाता है। और जिस प्रकार से यदि हम कुछ दूसरे स्रोतों को देखें तो जो रिकॉर्ड्स हम बना के रखते हैं तो उनको यदि जिस व्यक्ति ने उनको रिकॉर्ड्स को बनाया तो वो उनको जल्दी से ढूंढ सकता है, अदरवाइज यदि कोई दूसरा उसको ढूंढेगा तो उसमें टाइम लग सकता है। तो लिहाजा जो लोगों ने डायरिया लिखी, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं लिखी और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें महत्वपूर्ण की जाती थी। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता की बहस भी होने लगी। अब देखो, जब उन्होंने उन किताबों को रखा तो उन किताबों के बाद में धीरे धीरे छपाई खाना आ गया। 19वीं सदी के बाद में किताबें छपने लगी, जो लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी, जो डायरी लिखी थी, वो भी धीरे धीरे छपने लगी। तो वो धीरे धीरे अखबार में छपने लगी और भी फैलने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी। उसके बाद में कवि हुए, कवियों ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया, उपन्यासकारों ने भी उनको लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों के रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। अब ये सारी जो चीज़ें बात हो रही है वो किस पर हो रही है, जो लोग पढ़े लिखे हैं। तो सारी तमाम बातें वो जो पढ़े लिखे लोग तो उनके लिए हो रही है। इससे हमें यह पता नहीं लगता है कि आदिवासी और किसान खानदानों में काम करने वाले, जो खदानों में काम करते हैं, मजदूर, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव पर गुजर रहे होंगे। अब हमसे इन चीज़ों को भी जानकारी, हमें इससे ये चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं कि किस प्रकार से लोग कहाँ पे गुजर रहे हैं, उनके पास में आवास है या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें वहाँ पर मिलती है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे और हम इसके बारे में समझने लगेंगे। इसी के साथ में आपका पहला पार्ट समाप्त होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर कोशिश करना कि आप क्वेश्चन आंसर करने को होगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके कि भाई जेम्स मिल ने इतिहास को बांटा था, कितने कालखंडों में बांटा, तो आपको पता होना चाहिए। आप पहले पार्ट में इसकी बात कर चुके थे। जेम्स मिल किस प्रकार से कालखंडों में बांटा था, हम भारत के लोग किस प्रकार से कालखंड को बांटते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं।